सभी को नमस्कार। आज अपने अध्ययन करेंगे पश्चिमी राजस्थान का, जिसमें अपने राजस्थान को चार भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं। एक पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान और एक अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसके अंतर्गत आज अपने पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें थार के मरुस्थल को जो थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर 62%। थार के मरुस्थल की बात करें, थार का मरुस्थल है वो दो भागों में, इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर दो देशों में फैला हुआ है, जिसमें से इंडिया में 62% और पाकिस्तान के अंदर 38% है वो फैला हुआ है। अब आपने बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो फिर इंडिया के अंदर वो उसका 62 है, इसका 61.11 इतना तो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, और जो शेष बचेगा वो फैला हुआ है 0.89% जो है वो हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी गुजरात, उत्तरी गुजरात और हरियाणा के अंदर 0.89% है वो इन तीन स्टेटों में फैला हुआ है, और जबकि 61.11% है वो केवल राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान की अगर बात करें जिलों के अंदर कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान के अंदर ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी प्रदेश, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर और नागौर, इस तरह ये 12 डिस्ट्रिक्ट ज़िले हैं उसके अंदर फैला हुआ है। यानी थार का मरुस्थल है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। इसका 62% इंडिया के अंदर है और 62 का 61% जो है, 62 में से 61.11% है वो राजस्थान में और 0.89% है वो हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। और अगर इंडिया के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर 61.11% तथा राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर, नागौर, इस तरह 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। अब इसकी विशेषता की बात करें कि राजस्थान के जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो विशेषताओं में सर्वाधिक इस मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बाकी विश्व के अन्य मरुस्थलों के बजाय इस मरुस्थल के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। यानी दूसरे जीवों की और पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं वो इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व के अन्य जो मरुस्थल है उनके बजाय थार के मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व है वो भी सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व के अन्य मरुस्थलों के बजाय यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि राजस्थान के अन्य जो प्रादेशिक विभाजन अपने भौतिक विभाजन करते हैं, जिसके अंदर अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसमें मुख्य रूप से अपने हाड़ौती का अध्ययन करेंगे, कोटा, बारामूला, झालावाड़ का, और पूर्वी मैदानी भाग। अगर इन भागों के बजाय देखें तो इस भाग के अंदर जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम पाया जाता है। यानी राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम पाया जाता है। इसके बजाय जो दूसरे इसके 3 अन्य विभाजन अपने करेंगे भौतिक विभाजन, उनके अंदर जनसंख्या घनत्व वो अधिक पाया जाता है। एक और के ये भारत का सबसे न्यून वायुदाब का क्षेत्र है,
सबसे न्यून वायुदाब का क्षेत्र है। न्यून वायुदाब का क्षेत्र होने का एक मुख्य कारण कि यहाँ पर एक बलुई मृदा पाई जाती है जो सूर्य निकलते ही क्या गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, सूर्यास्त होते ही क्या हो गया ठंडी होना स्टार्ट होती है। दिन के समय सबसे ज़्यादा न्यून वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। इसका एक और कारण भी है कि यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल इसके बीच में से गुजरती है। अगर राजस्थान की बात करें तो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण में से और जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल बीचों बीच से, बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। इस कारण भी यहाँ पर सूर्य का ताप है वो ज़्यादा रहता है। 21 जून को सूर्य वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, जिसके कारण राजस्थान में तापमान अधिक रहता है तथा न्यून वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर विकसित होता है। इसके अलावा देखें बलुई मृदा जो है एंटी सॉइल है वो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ की जो इस पश्चिमी भाग की मुख्य नदी है वो नदी है लूणी नदी। लूणी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से होता है। अजमेर के बाद में ये नागौर के बाद में जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर से होती हुई कच्छ के रण की ओर जाती है। तो लूणी नदी है वो इस भाग की प्रमुख नदी है। और राजस्थान के अंदर देखें तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है तथा उससे आगे खारा होता है। जो मरुस्थलीय भाग है उसके अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। जीरोफाइट या इसको मरुद्भिद पादप कहते हैं, मरुद्भिद कहा जाता है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जो थारका मरुस्थल है इसको अपने अध्ययन की सुविधा के लिए फिर दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं कि यहाँ से हो गए ये सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, यहाँ से होगी अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला। इस भाग का अध्ययन करने की जो अध्ययन की दृष्टि से इसको फिर अपने दो भागों में बांटते हैं। एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और एक 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रेखा वाला भाग जो है, ये जो बिल्कुल पश्चिम में है भाग, जो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में इस भाग के लिए BWHW नाम से संकेत दिया था। यहाँ पर वर्षा इस भाग में 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। और जो इसके आगे वाला भाग है इस भाग को शुष्क भाग कहते हैं, शुष्क भाग या शुष्क प्रदेश। और इससे आगे इसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं, इसको अर्ध शुष्क प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। पहले अपने शुष्क भाग को देखेंगे कि यहाँ पर वर्षा है वो 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। तथा एक और कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेड क्लिफ लाइन है, ये भी एक वर्षा रेखा को इंगित करती है जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन के समांतर गुजरती है और इस भाग में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण अगर रेड क्लिफ के अलावा वर्षा रेखा की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात करें तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। अब अपने इसको अध्ययन के लिए मैंने आपको बताया कि दो भागों में बांट लेते हैं, एक शुष्क प्रदेश तथा दूसरा है वो अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश की बात करें तो फिर इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। कुल का बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो 41.50% है तथा बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है जिसमें टीले पाए जाते हैं 58.50% पाया जाता है। अब फिर अपने पहले बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये एक त्रिभुज के रूप में पाया जाता है जो जैसलमेर से जोधपुर और बाड़मेर के मध्य फैला हुआ है। इस तरह वो फैला हुआ है। जैसलमेर के अंदर ही अगर बात करें तो ये पोखरण से प्रारंभ होता है, पोखरण से लेकर के फलोदी के जोधपुर, और बाड़मेर जो है वहाँ के
बालोतरा तक फैला हुआ है। और इसके बीच का जो भाग है इसको हमादा कहा जाता है, इसको हमादा कहा जाता है। तथा पोखरण से बाड़मेर तक का जो छोटी पहाड़ियों से युक्त प्रदेश है, छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है, यानी हालांकि वो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी पहाड़ियाँ नहीं हैं, उनका अपरदन काफ़ी हो चुका है। और इस जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है इसको मगरा के नाम से भी जानते हैं, मगरा के नाम से जानते हैं। इस तरह अवशिष्ट जो पहाड़ियाँ होती है उसको मगरा कहते हैं। और जो बीच का यहाँ पे मरुस्थल है उसको हमादा कहा जाता है। हमादा जो मरुस्थल होता है वो मुख्य रूप से पथरीला मरुस्थल कहलाता है। हमादा जो मरुस्थल होता है वो मुख्य रूप से पथरीला होता है। हमादा पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीला होता है। जबकि मरुस्थल का एक अन्य प्रकार है जिसे रेग कहा जाता है, तथा एक अन्य प्रकार है जिसको इर्ग कहते हैं। इर्ग होता है ये संपूर्ण मरुस्थल होता है, यानी पूर्णतः रेत होती है इसके अंदर। हमादा के अंदर रेत के साथ साथ पत्थर की मात्रा भी पाई जाती है, या चट्टानी भाग भी उसमें पाए जाते हैं। रेग होते हैं इसको मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। ये इसमें दोनों प्रकार की संरचनाएं वो पाई जाती है। तो इस तरह इसकी विशेषताएं थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर एक पश्चिमी मरुस्थल भी लघु मरुस्थल कहलाता है। एक मरुस्थल है जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसी के अंदर एक भाग जिसको लघु मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। ये लघु मरुस्थल है, ये बीकानेर से लेकर के, ये बीकानेर से और इस तरह गुजरात तक फैला हुआ है, इस तरह गुजरात तक फैला हुआ है, लंबाई में फैला हुआ है। तो उसको यहाँ का लघु मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अगर मानचित्र में बात करें इसकी तो यहाँ पर होगा बीकानेर और इधर ये भाग होगा गुजरात। तो इस तरह लंबाई में फैला हुआ है जो मरुस्थल का एक भाग, जिसको लघु मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। लघु मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। ये लघु मरुस्थल है, ये गुजरात के कच्छ से लेकर के बीकानेर के मध्य तक फैला हुआ है। इसके अलावा अब बात करते हैं अपने बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की। ये अभी तो अपने बात की वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश था। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो बालुका स्तूपों को यहाँ पर 3 भागों में बांटा जाता है। बालुका स्तूपों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ और तीसरा वो बरखान। अनुदैर्ध्य जो स्तूप होते हैं ये हवा की दिशा में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, हवा की दिशा में आगे की ओर गमन करते रहते हैं, यानी ये पवन के दिशा के समांतर होते हैं तथा रेखीय स्तूप भी कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर, ये मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य स्तूप होते हैं, हवा के समांतर बहते हैं तथा ये रेखीय स्तूप भी कहलाते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। इनकी आकृति की बात करें तो इस तरह ये हवा के समांतर चलते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप होते हैं, ये हवा के सामने कोई अवरोध आ जाता है उसके किनारे विकसित होते हैं, यानी इस तरह ये हवा के अवरोध के सामने ये विकसित होती हैं। समकोण पर बनते हैं, ये हवा के विपरीत बनते हैं तथा समकोण पर विकसित होते हैं। ये भी मुख्य रूप से जोधपुर के अंदर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर और शेखावाटी में पाए जाते हैं। और शेखावाटी, बरखान है, ये मुख्य रूप से शेखावाटी के स्तूप हैं, शेखावाटी में पाए जाते हैं तथा इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। इनके आगे का भाग जो होता है वो गाय के सींग के समान होता है। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार
मुख्य रूप से शेखावटी में पाए जाते हैं तथा अग्रभाग जो होता है वो गाय के सींग के समान होता है। ये गतिशील होते हैं, ये टीले हैं वो गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। ये मुख्य रूप से भालेरी, अगर स्पेशली कोई जगह की बात करें तो भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, और भालेरी चूरू के अंदर पाए जाते हैं, झुंझुनू और सीकर में पाए जाते हैं, बालोतरा के आसपास, बालोतरा के आसपास, ओसियाँ जोधपुर के आसपास, और सूरतगढ़ के अंदर, और देशनोक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर संपूर्ण अपने मरुस्थलीकरण के लिए कौन से टीले उत्तरदायी है या मरुस्थल के प्रसार के लिए कौन से टीले उत्तरदायी है उसकी बात करें तो वो बरखान ही कहलाते हैं। यानी मरुस्थल के विस्तार की बात करें किस तरह के टीलों ने अधिक किया है या फैलाव किसने किया है तो वो मुख्य रूप से बरखान ही होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य टीले भी पाए जाते हैं जिनका नाम, जैसे तारा प्रतिरूप, तारा बालू का स्तूप है, पैराबोलिक स्तूप है, जैसे पैराबोलिक स्तूप और तारा बालू का स्तूप, और एक सब्र का बीज, इनकी बात करें तो पैराबोलिक स्तूप होते हैं, इनकी आकृति ऐसे हेयर पिन के समान होती है, हेयर पिन के समान होती है तथा ये लगभग संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप होते हैं, ये मुख्य रूप से सूरतगढ़ के आसपास और इसके अलावा मोहनगढ़ के आसपास जैसलमेर में, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले के अंदर और मोहनगढ़ जैसलमेर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सब्र का बीज होते हैं, ये छोटी छोटी झाड़ियों के पास में विकसित होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियों के पास पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर पश्चिमी राजस्थान के शब्दावली की अपने बात करें तो यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती है जिनको पलाया झील, रन या बॉलसन या खड़ीन, इस तरह के कुछ शब्द और हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पलाया झील है, पलाया झील, पलाया झीलें जो होती है वो दो बालुका स्तूपों के मध्य विकसित होती है। इस तरह कोई दो बालुका स्तूप हों तो उनके मध्य का जो निम्न भूमि है उसके अंदर जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर एक झील बनती है जिसको पलाया झील कहते हैं, पलाया झील की संज्ञा दी जाती है। पानी जब सूख जाता है तो इसी भाग को, ये भाग है मुख्य रूप से पानी सूखने पे या जब बहुत कम पानी हो तो दलदल बन जाता है, दलदल बन जाता है, इसको रन की संज्ञा दी जाती है। जब पानी बहुत कम हो तो इसको रन की संज्ञा दी जाती है। अगर यही कोई बालुका स्तूपों के मध्य न होकर के लगभग समतल भाग के अंदर हो, समतल भाग में हो तो इसको बोलसन कहते हैं, तब इसी को बोलसन की संज्ञा दी जाती है। और जब बोलसन में पानी सूख जाता है तो वहाँ पर जो कृषि की जाती है उस कृषि को खड़ीन कृषि कहते हैं। जब पानी सूख जाता है तो इस तरह जो कृषि वहाँ पे कृषि की जाती है जिसको खड़ीन कृषि कहते हैं। खड़ीन कृषि है वो मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर मावठ की वर्षा है जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु के अंदर होती है, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। और इसके अलावा एक पुरवाई शब्द है जो वर्षा के लिए काफ़ी फेमस है, पुरवाई। पुरवाई, पुरवाई क्या होता है कि जब भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से ये पवनें आती है तो ये बाद में सादरी को पार करते हुए इधर की ओर जाती है तथा बंगाल की खाड़ी से पानी अवशोषित कर वापस इधर की ओर आती है, ये राजस्थान में यहाँ पे प्रवेश करती है। तो ये हालांकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये, लेकिन राजस्थान के अंदर ये जो है ये पूर्व दिशा से में आता है, पूर्व दिशा से आता है, इसलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के पवनों को यहाँ पर पुरवाई भी कहा जाता है। एक यहाँ पे जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है उसके अंदर लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में सेवण घास मुख्य रूप से पाई जाती है। सेवण घास के अलावा यहाँ पर करड़, धामण और बुर घास पाई जाती है, बुर है, इस तरह की कई घासें पाई जाती है। जो लाठी सीरीज है उसमें एक भूगर्भीय जल पट्टी की खोज की गई है,
भूगर्भीय जल पट्टी की खोज भी की गई है। जल पट्टी की खोज यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक लिलोण घास भी पाई जाती है, लिलोण घास पाई जाती है जो काफ़ी पौष्टिक घास मानी जाती है, पौष्टिक घास मानी जाती है। और सेवण घास है, इसका वानस्पतिक नाम है वो है लिसिथुरस सिंडिकस, लिसिथुकस सिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। और सेवण घास है, उसी के अंदर जो गोडावन है वो अपने अंडे देता है, इसलिए इसको गोडावन की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक स्थानीय पवन चलती है जो गर्म पवन है, जिसको लू की संज्ञा दी जाती है। ये था अपने शुष्क प्रदेश। अब बात करते हैं इससे आगे का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, यानी ये भाग जो था शुष्क प्रदेश। अब इससे आगे का जो ये भाग है अरावली के पश्चिम के अंदर, जो 0 से 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा का, ये 0 से 25 सेंटीमीटर, ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। अब अपने इसकी बात करते हैं। जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश, और जो दूसरा है वो शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, और 3 नंबर पे है वो है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और 4 नंबर पे है गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश। इन 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। सबसे पहले अपने घग्गर प्रदेश की बात करें तो घग्गर प्रदेश है मुख्य रूप से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है, हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर ये घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र का भाग है तथा ये जो दोआब का भाग कहलाता है, और ये सतलज और घग्गर नदी के दोआब क्षेत्र में फैला हुआ है। घग्गर नदी है जो ये हिमाचल प्रदेश के, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के कालका से निकलती है तथा कालका से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कालका के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय के सबसे दक्षिण में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, और घग्गर प्रदेश है गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है और सतलज और घग्गर के बीच के दोआब भाग में फैला हुआ है। ये भाग था अपने घग्गर प्रदेश। दूसरा अपने बात करें शेखावाटी प्रदेश की, तो शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले को शामिल किया जाता है। चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले को शामिल किया जाता है। चूरू, झुंझुनू और सीकर को जो शेखावाटी प्रदेश यानी शेखा सामंत का यहाँ पर कभी शासन रहा था, जिसके कारण इस क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। यहाँ की मुख्य नदी है वो है कांतली नदी, मुख्य नदी जो है वो है कांतली नदी। कांतली नदी सीकर के खंडेला के पहाड़ियों से उद्गम होता है तथा ये मुख्यतः सीकर और झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है। आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है ये, यानी ये अपना पानी किसी सागर या महासागर में ले जा करके नहीं डालती है। कांतली नदी है, इसी के किनारे पे एक सभ्यता विकसित हुई है जिसको गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं, गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता ये ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता थी जो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है, कि जननी मानी जाती है, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अलावा जो कांतली नदी का क्षेत्र है इसको तोरावाटी के नाम से जानते हैं, तोरावाटी के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में तोरावाटी बोली ही बोली जाती है, एक बोली है वो भी तोरावाटी जानी जाती है। और तोरावाटी क्षेत्र कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। कांतली नदी है आंतरिक जल प्रवाह की नदी है तथा कांतली नदी है इसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई जो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। इसके अलावा शेखावाटी में कुछ अन्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे जोहड़ है, नाडा है और सर। जोहड़, नाडा और सर। जोहड़ होते हैं ये कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे कुएं को जोहड़ की संज्ञा दी जाती है। जब इसको कुएं को पक्का कर लिया जाता है तो इसको नाडा कहते हैं,
जब कुएं को पक्का कर लिया जाता है तो इसको नाडा कहते हैं। और छोटे तालाब जो होते हैं इनको सर कहते हैं। छोटे तालाब जो होते हैं इनको सर की संज्ञा दी जाती है। ये इस तरह अपने शेखावाटी प्रदेश था जो सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में फैला हुआ, तथा यहाँ की मुख्य नदी थी वो नदी है वो कांतली, और ये कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है तथा इसके कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बोली बोली जाती है उसी को तोरावटी कहते हैं। और यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। और इसके अलावा अपने तीसरे भाग की बात करें तो नागौरी उच्च भूमि है। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। एक बार मैं आपको मानचित्र में दिखा दूं। इस तरह राजस्थान के अंदर ये तो शुष्क प्रदेश हो गया, और इससे आगे वाला ये अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसका अपने अध्ययन करते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत ये सबसे ऊपर ये वाला भाग घग्गर का क्षेत्र, घग्गर प्रदेश का अध्ययन अपने जो किया। उसके बाद में ये वाला भाग सीकर, झुंझुनू और चूरू शेखावाटी वाला भाग है। और यहाँ पे फैला हुआ है नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो नागौर का ये जो भाग है इसको उच्च भूमि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग ये जो बीकानेर के पास में लगता है, दूसरा ये इधर वाला भाग जो जयपुर के पास में लगता है, और तीसरा ये भाग जो अजमेर के पास लगता है। जो बीकानेर के पास में लगने वाला भाग है इसको मांगलोद क्षेत्र कहते हैं। इसको मांगलोद क्षेत्र कहते हैं, मांगलोद क्षेत्र कहते हैं। जो जयपुर की साइड में लगने वाला भाग है इस भाग को मकराना श्रेणी कहते हैं। मकराना श्रेणी कहते हैं, मकराना श्रेणी कहते हैं। अजमेर के जो पास में भाग लगता है इसको जायल श्रेणी कहते हैं। इसको जायल श्रेणी कहते हैं। जायल श्रेणी है, इसके अंदर फ्लोराइड के जमाव ज़्यादा है। फ्लोराइड के जमाव ज़्यादा, फ्लोराइड का पानी में अधिक जमाव के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। मकराना श्रेणी है, इसके अंदर संगमरमर के जमाव पाए जाते हैं, संगमरमर के जमाव पाए जाते हैं। और जो बीकानेर के पास में मांगलोद श्रेणी है यहाँ पर जिप्सम के जमाव पाए जाते हैं। जिप्सम की मुख्य खान इस क्षेत्र की है वो गोठ मांगलोद है, गोठ मांगलोद जो है वो यहाँ की मुख्य जिप्सम की खान है। यानी जो नागौरी उच्च भूमि है इसको फिर 3 भागों में बांटा जाता है। एक मांगलोद श्रेणी जो बीकानेर के पास में, बीकानेर के पास वाले भाग के अंदर है, दूसरी मकराना श्रेणी जो जयपुर के पास में है, तथा जायल श्रेणी जो अजमेर के पास वाला भाग है। उच्च भूमि है मांगलोद के पास जो बीकानेर वाला भाग है उसके अंदर जिप्सम के जमाव अधिक पाए जाते हैं। मकराना के पास में संगमरमर के जमाव अधिक पाए जाते हैं, तथा जो जायल श्रेणी है उसके अंदर फ्लोराइड के जमाव अधिक पाए जाते हैं। जो जायल श्रेणी फ्लोराइड के भाग वाला भाग है इसको कुबड़पट्टी के नाम से भी जानते हैं, कुबड़पट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसी को एक और अन्य नाम हॉन्च बेल्ट भी कहते हैं, इसको हॉन्च बेल्ट भी कहते हैं। ये फ्लोराइड है वो हड्डियों में निरंतर जमता रहता है, जिसके कारण मानव के जो रीढ़ की हड्डी है वो शुरुआत में ऐसे होगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फ्लोराइड के जमाव के कारण इस हड्डी के अंदर कुबड़ापन आता जाता है और मनुष्य की हड्डी है वो इस तरह झुक जाती है, मनुष्य आगे की ओर झुकने लगता है, मानव है वो आगे की ओर झुकने लगता है। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा ये समस्या पाई जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र को कुबड़पट्टी का नाम दिया जाता है। मुख्य अगर कुबड़पट्टी का अगर बात करें स्पेशली कोई जगह की बात, तो वो वहाँ का आसरवा गांव है, आसरवा गांव। तो इस तरह ये जो है अपने नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि के अंदर अपने नागौर को 3 भागों में बांटा, गोठ मांगलोद जिप्सम श्रेणी, मकराना श्रेणी जिसके अंदर संगमरमर के जमाव, तथा जायल श्रेणी जिसमें फ्लोराइड के जमाव पाए जाते हैं, तथा यहाँ पर जो कुबड़पट्टी है वो पाई जाती है। और इसके अलावा एक और हार्डपन पाया जाए, हार्डपन यह नाम दिया जाता है, हार्डपन। ये बीकानेर और नागौर का क्षेत्र है, ये बीकानेर और नागौर का क्षेत्र जो है उसको हार्डपन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नागौर के अंदर कई
खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जैसे डीडवाना है, ये खारे पानी की झीलें वहाँ पर पाई जाती है। अब अपने चौथे भाग की बात करते हैं, जिसका नाम है गोडवार प्रदेश। इसका नाम है गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश है ये जालौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में फैला हुआ है। ये वैसे तो लूनी नदी का क्षेत्र है, लेकिन लूनी नदी है वो अजमेर से निकल के आती है और फिर नागौर में आती है, जबकि ये दोनों ज़िले गोडवार प्रदेश में शामिल नहीं किए जाते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा लूनी नदी का ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को गोड प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। एक और यहाँ पे सिवाना से लेकर के सिवाना से बालोतरा के मध्य, सिवाना से बालोतरा के मध्य 56 पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस तरह 56 छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इन 56 की पहाड़ियों के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मेवानगर। यह है कहाँ से कहाँ तक, सिवाना इधर और सिवाना से बालोतरा तक। ये जगह जिसका नाम है मेवानगर। मेवानगर है, वहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत है। वहाँ पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। नाकोड़ा भैरव का मंदिर है, जो एक जैन मंदिर है तथा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के लिए जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर के लिए जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। तो 56 की पहाड़ियों के अंदर मेवानगर है, वहाँ पर नाकोड़ा पर्वत है तथा नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर है, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए जाना जाता है। वहीं पर एक और जगह जिसका नाम है पीपलूत जो है, वहाँ पर मंदिर है हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, जो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है। ये पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान की यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पर, पीपलूत के क्षेत्र के अंदर, जो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है। इस तरह गोडवाड़ प्रदेश है वो जालौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में फैला हुआ है। यहाँ पर गोडवाड़ी बोली जाती है तथा सिवाना से बालोतरा के बीच में यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर पीपलूत, जिसको पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं, और यहाँ पर एक मेवानगर स्थित है जहाँ पर नाकोड़ा पर्वत है, जो नाकोड़ा भैरव के मंदिर के लिए फेमस है। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए जाना जाता है। इस तरह अपना जो पश्चिमी राजस्थान है वो उसका एक पार्ट पूरा होता है। इसके अलावा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, और एक चौथा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उनका अध्ययन अपने अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।